हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। तो मोदी सरकार ने आज अपने 7 साल पूरे कर लिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में आज कहा कि उनकी सरकार ने इन 7 सालों में जितना काम किया, पहले की सरकारों ने दशकों में इसे पूरा नहीं कर पाई। नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर तक देश में शांति है, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। और पीएम की बातों में आखिर कितना दम है और विपक्ष इन 7 सालों में क्या उसका कहना है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुरुक्षेत्र में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। उनका तारुफ मैं करवा दूं, परिचय करवा दूं। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता जफर इस्लाम साहब, और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्पोक्स पर्सन है रोहन गुप्ता साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जफर भाई, 7 साल पूरा करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। सवाल यह है कि आपको 7 साल जो ये पूरे हुए हैं, जबरदस्त कॉन्फिडेंस होता है अगर आपने अच्छा काम किया है। आपने इसे नाम भी दिया है 7 years ऑफ सेवा। तो जरा सबसे पहले अपना रिपोर्ट कार्ड ही बता दीजिए, क्या कुछ इन 7 सालों में लगता है आपको आपकी सरकार ने हासिल किया है और क्या क्या काम हुए? देखिए, इन 7 सालों में जो हमारे डे 1 से 2014 में जब कांग्रेस की सरकार, यूपीए की सरकार खत्म हुई, तो इस देश ने सोचा कि एक नया भारत होना चाहिए। एक ऐसा नया भारत जिसमें चाहे वो एक महिला हो, वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करे, गरीब हो, वो अपने आप को एम्पावर महसूस करे कि उसको एक सरकार है जो उसको एम्पावर कर रहा है, जो या बिजनेस हो, उसमें बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ईज ऑफ लिविंग होना चाहिए। एक आम नागरिक, उसकी ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए कि उस पर बहुत सारी जो असुविधाएं होती थी वो सब जो ख़त्म हो जाए। करप्शन फ्री हिंदुस्तान होना चाहिए, करप्शन ख़त्म होना चाहिए, वो करप्शन, इस सारी चीज़ें जो लोगों ने सोचा था। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि वर्ल्ड क्लास हो, वो होना चाहिए। ऐसी जो इतनी सारी चीज़ें जो दुनिया ने, देश की जनता ने सोची थी, आज 7 साल में हमने बहुत कुछ इसमें अचीव किया। आज देखिए, करप्शन अपने सबसे नीचे दर पे है, बहुत कम हो गया है। जिस तरह के मैसिव स्कैम होते थे, एक भी स्कैम बताइए जो इस देश में हुआ है। आप उस वक्त देखिए तो हर दिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और लोग डरते थे कल कहां एक और नया वाला स्कैम ना फिर से वापस आ जाए। वो देश जो देखता था, जब उस वक्त के बारे में बात कीजिए तो ऐसा होता था कि भाई जो कोई सरकारी नहीं है, मतलब जो पॉलिसी पैरालिसिस हो गया 2013 में। पूरी दुनिया में आप जाके पूछिए, हर जगह हिंदुस्तान के बारे में एक ही रिपोर्ट आती थी, पॉलिसी पैरालिसिस, गवर्नमेंट नहीं है और गवर्नमेंट एक ऐसी आनी चाहिए जो कि देश को आगे बढ़ा सके। आज आप देखिए, इस देश ने बड़े बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, इकोनॉमी को जो है एक बड़ी इकोनॉमी बनाई। आप देखिए हर इसमें देखिए, चाहे आपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो इसके क्षेत्र में देखिए, एजुकेशन के क्षेत्र में हमने कई नए IIM बनाए, नए IITs बने, नए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज बनाए। अगर आप हेल्थ पे देखें तो एक आम नागरिक को हेल्थ की उसको जो सुविधा होनी चाहिए, वो हमने हॉस्पिटलाइजेशन जो हमने स्कीम बनाया, जिससे कि आप कभी भी जाके 5 लाख तक आपको 50 करोड़ लोगों को सुविधा प्राप्त हुई। हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों तक उनके अकाउंट में पैसे पहुंचे। हमने, आप देखिए, इस देश में जो आम जनता जो है उसके जब तकलीफ के दिन आए तो उसके घर तक राशन पहुंचाने का काम किया, सरकार ने भी किया और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी किया। मिलजुल के हमने एक घर तक पहुंचने का काम किया। हमने पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराया, भारत को एक स्ट्रांग नेशन बनाया। दुनिया आज एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है तो वहां भारत सबसे मजबूत स्थिति में पहली बार देखा जाता है, ताकि भारत की बात किए बिना दुनिया की कोई कंट्री जो है वो शांति से बैठ नहीं पाती। ये बहुत सारी चीजें जो है पिछले 7 सालों में, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि 7 साल से पहले कोई कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पिछले प्रधानमंत्रियों ने भी काम किया अपना, लेकिन जो स्टेट में थी इकोनॉमी, जिस स्टेट में हमने लिया था, जिस स्टेट में अगर मैं इकोनॉमिक टर्म से बात करूं तो बहुत सारे ऐसे आंकड़े दे दूंगा, चूंकि इकोनॉमी का प्रोग्राम नहीं है इसलिए मैं वो आंकड़े नहीं दे रहा हूं, लेकिन इतने सारे आंकड़े दे दूंगा जिससे समझ में आ जाए सीधा सीधा। जफर भाई, पहले 2 मिनट मैंने आपको दे दिए थी और कितने अच्छी हालत में हो गए। जी चलिए, पहले 2 मिनट मैंने आपको दे दिए, अब जरा 2 मिनट मैं रोहन भाई को दे दूं ताकि फिर उसके बाद हम इस डिबेट को खोलेंगे। रोहन भाई, बहुत काम आसान हो जाता है जब अभी हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का जिक्र किया, चूंकि जफर भाई ने उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि कश्मीर से लेकर और नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स का उन्होंने जिक्र किया, कुछ ऐसे अभूतपूर्व फैसले ले गए देश के हित में, उन्होंने कहा।
और अभी जेपी नड्डा साहब ने भी बाकायदा तफसील से इकोनॉमी का जिक्र उन्होंने किया, किसानों का जिक्र किया, उसके अलावा किस तरह से और फैसले लिए गए देश हित में, उन सब बातों का जिक्र किया और 7 साल देश की सेवा की, ये भी बात उन्होंने कही। और आप इतना कुछ कर दिया है सरकार ने इन 7 सालों में, आप कह रहे हैं कि नासमझ, नाकारा, नाकाम सरकार है और देश ने ये बोझ ढोया इस सरकार का। पंकज जी, अगर 7 साल का हमको हिसाब देखना हो तो एक ही लाइन में मैं कह सकता हूँ कि 60 साल का कवाया 7 साल में गवाया। जफर भाई एक एजुकेटेड एमपी हैं और उन्होंने अपनी पोल खोल दी। जो उनके लैंडमार्क स्टेप्स थे, नोटबंदी कहीं जिक्र नहीं आया, क्योंकि आज वो जफर भाई मानते हैं, दिल से मानते हैं, ईमानदार आदमी के नोटबंदी ने देश की क्या हाल कर दी। जीएसटी कहीं पे भी उनका जिक्र नहीं आया। जो उनके ब्लंडर्स हैं और दूसरी इनकी खासियत रही कि हर साल देश की जनता को एहसास कहते हैं। भाई जफर भाई जरा पहले सुन लीजिए, 2 मिनट फिर मैं आऊंगा आपके पास। आप घबराइए मत, मैं बिल्कुल बीच में आपके नहीं बोला जी। रोहन भाई बोलिए। ये सरकार की एक खासियत रही पंकज भाई कि हर साल देश को महसूस करवाए कि ये नाकारा सरकार है, इनसे कुछ नहीं होगा। आप 2014 से चालू करिए, भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, जीएसटी की बात हो, कोरोना काल की बात हो, सेकंड वेव की बात हो, हर जगह पे जहां पे देश को जरूरत पड़ी कि ये सरकार की कुछ जरूरत है और वहां पे उन्होंने सरकार ने प्रूव किया कि वो सरकार नाकारा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज जो था, अगर वो रहने देते तो भी लोग अच्छे दिन नहीं मानते। क्या वादे करके आए थे? किसानों की आय दुगना करेंगे। आज 7 साल के बाद वही किसान अपनी जो आय बचाने के लिए रोड पे आने के लिए मजबूर है। युवाओं को रोजगार देंगे। आज 7 साल के बाद 12 करोड़ रोजगार इन लोगों ने छीन लिए हैं। महिला सुरक्षा की बात करेंगे। आज महिला सुरक्षा के मामले में देश पिछड़ चुका है। हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे बड़ी एक चीज होती है, देश की खुशी इन्होंने छीन ली है। आज आतंकवादी हमले इनके समय में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। आज हर क्षेत्र में किसानों की बात हो, युवाओं की बात हो, छोटा व्यापारी, पंकज भाई हमारी इकोनॉमी की सबसे बड़ी एक तो खासियत रही है एसएमईज। मेरे ये शो आपका बहुत लोग थे जो छोटे और मझला उद्योग हैं, आपके शो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा वो सारे लोग जिन्होंने हमेशा बीजेपी को समर्थन किया, उनको क्या मिला? 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात की, एक डल्ला भी उनको नहीं मिला। आज वो पूरे लोग बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस प्रकार से जीएसटी की जो मार थी अब कोरोना की मार से बचे। जो पिलर था हमारे देश का छोटे एसएमई, उसको 2-4 उद्योगपति सेवा उन्होंने की और उनके जो प्यारे 2-4 उद्योगपति है उनकी सेवा की। 7 साल सेवा मैं मानता हूं, पर ये सेवा देश की जनता की नहीं है, आम आदमी की नहीं है, महिलाओं की नहीं है, युवाओं की नहीं है, छोटे व्यापारी की नहीं है। देश की सेवा नहीं हुई, देश के 5-7 उद्योगपतियों की सेवा की। और हर साल मैं आपको डिबेट करने को तैयार हूं। आंकड़ों की बात हो, नेशनल डेट के मामले में देश सबसे ऊपर चला गया है। हंगर इंडेक्स की हम बात करें, हम लोग पाकिस्तान जैसे देशों से पीछे चले गए। बांग्लादेश जीडीपी में हमसे आगे चला गया। ये सब क्या है? मेरे प्रचार से नहीं होगा, परिणाम क्या आता है उससे देश तय करता है। चलिए अब जरा रोहन भाई जरा जवाब ले लेते हैं। आपका थोड़ा साउंड भी हम ठीक कराएंगे, थोड़ी आवाज हम तक आपकी सही नहीं पहुंच पा रही, उसको जरा ठीक कराते हैं। जफर भाई जो सवाल उठाए, देखिए एक एक करके बात करते हैं। पिछले 6 महीनों से किसान सड़क पर बैठा है, उसका जवाब कांग्रेस को चाहिए। उन्होंने जीडीपी की बात की, बांग्लादेश से भी हम पीछे हैं, पाकिस्तान से भी हम पीछे हैं, यह जिक्र कर दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा छोटे व्यापारी जो है उनका क्या हाल है, इस बात का जिक्र किया। महिला सुरक्षा की उन्होंने बात की और नोटबंदी और जीएसटी से हासिल क्या हुआ, इन तमाम सवालों के जरा जवाब दीजिए। देखिए, मैंने बोला था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लैंडमार्क स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दिए गए। मैं रोहन गुप्ता जी उनको बताना चाहता हूं, जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र होता है, आपको इतनी जानकारी होगी कि उसमें जीएसटी, नोटबंदी ऐसी चीज रिफॉर्म्स की ही बात की जाती है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म उसी के लिए कहा जाता है, उसी को रेफर किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, आज काला धन जो है, आप पूरे देश में देखिए, काला धन बनाने की एक मशीन थी कांग्रेस के टाइम में। जिस तरह से चाहो काला धन बनता, आज काला धन नहीं बनता। देश में आप व्यापारियों से पूछिए, वो कहते हैं कि कैश पे नहीं धंधा, सीधा सीधा जीएसटी देके धंधा करेंगे ताकि देश हित में धंधा हो और देश की इस तरह से जीडीपी में भी ग्रोथ होगा और देश भी आगे बढ़ेगा। जहां तक इन्होंने कहा एमएसएमई सेक्टर में, आप देखिए जब महामारी शुरू हुई थी तब हमने एमएसएमई के लिए बड़े पैकेज दिए। एमएसएमई के लिए बड़े पैकेज देने का मतलब है कि जो मिडिल क्लास है जनता, वो भी एमएसएमई से जुड़ी हुई है, काम वही करती है। मतलब सीधे सीधे मिडिल क्लास को सपोर्ट किया हमने। इनको कभी गरीब लोगों के आंखों में आंसू आते हुए नहीं दिखे, इसलिए हमने महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन घर घर तक पहुंचाए, बिजली घर घर तक पहुंचाए। अंधेरे में रहने वालों के लिए उजाला क्या होता है वो हमने दिखाने की कोशिश की। सड़कें जो घर घर तक नहीं पहुंची थी, हमारे किसान भाई बहन
जो तड़पते थे कि उनका सामान ले जाने में ही इतना उछलते कूदते जो है जो सामान खराब हो जाता था, आज स्मूथ स्टफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनका पैसा बचत होता है, चाहे पेट्रोल में चाहे और भी जो वेस्टेज होता था वो बन गया। आप देखिए एक गरीब आदमी सर उसके सर उठाने के बाद, जफर भाई देखिए मैं आंकड़ों की बात करूंगा क्योंकि कांग्रेस ने आंकड़े दिए, देखिए इनका जवाब दीजिए जफर भाई। कांग्रेस का यह कहना है कि पेट्रोल जो है 100 रुपए लीटर, सरसों का तेल 200 रुपए लीटर, और 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी तो पेट्रोल करीब 71 रुपए था और डीजल 55 रुपए प्रति लीटर की दर से बिक रहा था। लेकिन अब पेट्रोल जो है वो 102 है और डीजल जो है 94 रुपए पे पहुंच गया। रसोई गैस की कीमत का भी उन्होंने जिक्र किया है। जरा चूंकि वो नंबर्स आंकड़े देकर उन्होंने बात की तो ये ही जवाब, इसी का जवाब दीजिए आप। मैं अब एक सवाल पूछता हूं कि देखिए बड़ा इसको पहले मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले दूसरे तरह से एक सवाल उठाता हूं इसमें कि आप कह रहे हैं कोई भी डिसीजन जो लिया जाता है या कोई भी डिसीजन होता है उसमें बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी फ्रोजन इन टाइम्स, मतलब उस वक्त के बाद वो उसमें बदलाव आता है। अगर आपने क्या उस वक्त जो गाड़ियां चलती थी तो क्या 2004 में आए थे 75 रुपए जो पेट्रोल बेच रहे थे तो गाड़ियां उस वक्त कितनी महंगी थी, ये कभी पूछा? मतलब इन्फ्लेशन के साथ हर चीज का दाम बढ़ता है। 1 रुपए का डॉलर था जब इनको हिंदुस्तान में डॉलर 1 रुपये। पंकज भाई ये क्या बात कर रहे हैं? $1। मैं आता हूं आपके की सरकारों में नहीं ये बात कर रहे हैं भाई, जाके जब आंकड़े में बात करो तो मैं आंकड़े पे बात करूंगा। देखो मैं बीच में नहीं कर रहा, आंकड़ों पे ही बात कर रहा हूं। 1 रुपए का डॉलर ही जो है आज 70-75 रुपए डॉलर वो आपके समय हुआ था। ये भी आपको पता है कि जो डॉलर में सबसे बड़ा फॉल हुआ तो आपके समय हुआ था। मतलब ये टाइम के साथ साथ डॉलर भी जो वीक स्ट्रांग हुआ, रुपी वीक होती रही। ये मैं नहीं कर रहा, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि एक समय में था कि नहीं। 1984 में $1 के 10 रुपए था, 1989 में 1 रुपए का डॉलर जो है वो 12 रुपए था। आप उस वक्त से बढ़ता गया, आपके समय जब आपने छोड़ा तो आपने 69 रुपए में छोड़ा, 69 रुपए तक ले जाके छोड़ा, 72 रुपए तक ले जाके छोड़ा और 65 रुपए पे आपकी सरकार गई। तो ये आंकड़े हैं आपके सामने। दूसरी बात, पेट्रोल के दाम आपको पता है, पेट्रोल के दाम जरूर बढ़े हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, उस वक्त से अगर कंपेयर करें तो बढ़े हैं। इन्फ्लेशन को अगर आप एडजस्ट कीजिए तो शायद थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, लेकिन जो हमने कहा किसानों को, जो हमने जो स्मूथ सड़क, जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई, जो गरीब आदमी कभी अपने सपनों में नहीं सोचा तो उसके घर पे छत हो, आदरणीय प्रधानमंत्री ने इन पैसों का इस्तेमाल करके उनके घर पे प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर बना के दिया। आप जिस लोगों के बारे में इन्होंने आजादी से कभी तक बिजली देखी नहीं थी, घर घर तक नल से जल, ये प्रोग्राम कभी सोचा नहीं था इन लोगों ने, ये नहीं कहता। आज ये सरकार घर घर में पानी बिजली पहुंचा दिया, पानी पहुंचाने का काम कर रही है। आप बताइए किसने ऐसी सरकार, किसने कभी सोचा था? मैं बताना चाहता हूं कि अगर एक आज चाहे वो किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे नौजवान हो, चाहे देश में रहता हो या देश के बाहर रहता हो, हर भारतीय आज उसके लिए कुछ ना कुछ हर चीज में किया गया है। रोहन भाई इतना कुछ गिना दिया जफर भाई ने, आप कह रहे कुछ नहीं किया इन 7 सालों में। अरे जवाब दीजिए ना रोहन भाई। ठीक है जफर भाई को जी, बजट में इतने सारे एलोकेशन किए हमने। अब जरा सुन लीजिए जफर भाई, आंकड़ों में की बात की, जो भी बातों के साथ ये लोग आए थे, 15 लाख देने की बात हो, किसान की आय दुगनी की बात हो, बेरोजगारी कम करने की बात हो, मैंने तो आंकड़ों की बात की जिसका देखिए अगर आप वादा करके सरकार में आते हैं मैनिफेस्टो में, 7 साल के बाद आपको जवाब देना पड़ेगा कितने पूरे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। दूसरी बात, एक राज्यसभा के सांसद है वो, और जो लॉजिक की बात करेंगे, गाड़ियों के दाम बढ़ गए, आपका शो पूरा देश देख रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े। अरे आप 32 रुपए पर लीटर लूट रहे हैं जनता से। जो ड्यूटीज और टैक्सेस 9 रुपए होते थे वो आज 32 रुपए, उसको आप कम कीजिए ना। जो क्रूड के रेट कम हुए, जनता को अपने आप फायदा मिलेगा। ये इलॉजिकल बात तो मत कीजिए। आज सरकार का 32 रुपए पर लीटर जनता से लूटना, इसको आपदा में अवसर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उन्होंने बात की उज्ज्वला की, उसका गैस का बोतल दे दिया पर गैस को छीन लिया। आज 1000 रुपए करीब गैस, क्या कौन परचेस कर पाएगा? ये पूरा अभी रिपोर्ट आया था कि किसी के पास रिफिलिंग के पैसे नहीं। देखिए पंकज जी, जो आभासी चित्र इन्होंने खड़ा करने का प्रयास किया, पूरा देश की जनता जानती है कि ये मध्यम वर्ग और आम आदमी के खिलाफ की सरकार है।
हर मध्यम वर्ग के आदमी की अपेक्षा थी कि कोरोना काल में ये सरकार कुछ देगी। हमने पूरा एक पैकेज पूरा रिसर्च करके दिया था कि वर्ल्ड में सारे कंट्रीज में जो लोग सैलरीड क्लास थे उनको अलाउंसेस दिया कोरोना काल में, इन्होंने एक नीति नहीं दी। मिडिल क्लास जो छोटे उद्योगपति है उनको इन्होंने 20 लाख करोड़, अरे क्रेडिट से क्या होता है, आपको उसको जो बिजनेस का लॉस है उसका कुछ देना है। तो महंगाई की बात हो या देखिए नियत में जब खोट होती है पंकज भाई, तब आपको दिखाना पड़ता है कि आपने क्या किया। क्योंकि जनता महसूस करती, हर आदमी महसूस करता। आज हमने जो चित्र देखे लास्ट 3 महीना में, प्रधानमंत्री ने कह दिया, घोषित कर दिया कि हम कोरोना के सामने जीत गए। आज दूसरे वे में देश की जनता की क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। तो ऑक्सीजन की बात हो या दवाइयों की बात हो या वैक्सीन की बात हो, ये पहला देश ऐसा होगा कि देश में जितनी वैक्सीन दी उससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर दी, अब आप इंपोर्ट कर रहे हो। ये कौन सी वैक्सीन पॉलिसी है? लेकिन इस प्रकार से निर्णय नहीं होता, ये पूरा देश आप चला रहे हैं। नोटबंदी से लेकर वैक्सीनेशन तक जितने भी निर्णय आप पंकज भाई सरकार के देखेंगे, आपको एक चीज दिखेगी कि थोप दो, जवाब देना चाहूंगा अंग्रेजों की नीति थी, थोप दो, राज करो, फिर झूठ चलाओ। पहले तो आपने थोप दिया, आप फेल हो गए, फिर आप अपना मैनेजमेंट करके जनता के दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे कि हमने जो। रोहन भाई, सवाल तो ये उठता है ना, विपक्ष का काम सिर्फ ट्विटर खेलना ही रह गया है, यानी हर रोज जो है एक ट्वीट कर दो। और अब इसको लेकर जिक्र भी किया है आज जेपी नड्डा साहब ने, उन्होंने कहा कि कुछ लोग साधक होते हैं, कुछ लोग बाधक होते हैं, बाधा डालना ही उनका काम होता है और सब कुछ ट्विटर के जरिए। आपने एक विपक्ष के नाते क्या कुछ किया है? देखिए पंकज जी, इसका मतलब ये है कि नोटबंदी जनता के साथ थोप दो और हम चुप बैठे, जीएसटी थोप कर छोटे व्यापारी को वाले हम चुप बैठे, दूसरे वेव में लोगों को मरने दे, माइग्रेंट लेबर को मरने दे, क्या ये बाधा है क्या? हमने उनको बोला था रात को डिक्लेयर कीजिए कि कल से सब लॉकडाउन है, हमको पूछ के उन्होंने लॉकडाउन किया था। आज जो मजदूर मरे किसकी जिम्मेदारी है? हमको पूछ के तो नहीं किया उन्होंने। दूसरे वेव में हमने नहीं कहा था कि 136 देशों में आप हेल्प करो जब आपका देश तड़प रहा हो, हमने नहीं कहा था। हमने नहीं कहा था कि कोरोना खत्म हो गया, हमने नहीं कहा था कि आप ऑक्सीजन एक्सपोर्ट कीजिए, हमने नहीं कहा रेमडेसिविर एक्सपोर्ट, हमने नहीं कहा वेंटिलेटर एक्सपोर्ट किए, हमने नहीं कहा वैक्सीन एक्सपोर्ट कीजिए। आप निर्णय आप लेते हैं, अब हम देश की जनता के साथ खड़े हैं, आपको क्रिटिसिज्म भी सहन नहीं होता है। विपक्ष का काम होता है कि जब सरकार सही रास्ते पे नहीं चले तब उसको सही रास्ते। चलिए जफर भाई, क्रिटिसिज्म क्यों स्वीकार नहीं होता आपको? दिसंबर से कहा है, सुनिए जी, चलिए अब जरा जवाब ले लेते हैं। जफर भाई जवाब दीजिए। जवाब देता हूं। ये 130 करोड़ लोगों का देश है। आपको फर्स्ट वेव के बाद में सेकंड वेव आने वाली है। सरकार ने पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट को भी नकार कर, सेकंड वेव को नकार कर देश की जो जनता की हालत की है, सुन लीजिए। अब देखिए, मैं चुप हो जाता हूं जब आप कहते हैं। रोहन भाई अब जरा जवाब ले लेते हैं। आपकी नीति में कहीं पे भी पंकज जी, ठीक है, अब जरा जवाब ले लेते हैं। हाँ, जवाब दीजिए जफर भाई। देखिए पंकज जी, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इस वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, उसको और वाइब्रेंट, इसलिए कि मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है हिंदुस्तान, इसको और भी वाइब्रेंट बनाना चाहते हैं। और कटघरे में सरकार को खड़ा कीजिए, एक नहीं अनेक बार कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। कभी नहीं कहा आप खड़ा कीजिए, आपका काम है विपक्ष में रह के सरकार पे आप उंगली उठाइए, लेकिन देश को कमजोर मत कीजिए। हमारी बस उतनी ही तकलीफ है इनसे कि ये हर वो बात करते हैं जिससे देश वीक होता है। देश मजबूत करने वाली बात में ये सबसे पीछे खड़े रहते हैं। ये बात इसी को सार्थक और साधक और पाधक जो बात बोला उन्होंने, उसी के बारे में हम चाहते हैं कि जब ऐसे देश हित में कोई फैसला हो तो उसमें आप खड़े रहिए साथ। आप देखिए, ये पाकिस्तान इनकी बातों को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाइना इनकी बातों को लेकर जाता है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को तो नहीं लेके जाता। खैर, ये तो इनका जो रवैया है पूरे देश देख रहा है। लेकिन अब आते हैं मैं इनके बातों में कि भाई, अगर आपको लगता है कि गरीब आदमी को जिसके पास छत नहीं उसको छत देने का काम, एक जिसको गैस कनेक्शन देने का, बिजली पानी सड़क देने का काम अगर जो आपके प्रधानमंत्री ने आपके समय पे दिया था इंदिरा जी ने, उसका काम अगर हम पूरा कर रहे हैं तो आपको इसमें दुख है तो कोई बात नहीं। हम आपको उसके आगे जाके बताना चाहते हैं कि देखिए, इस देश में आप कह रहे हैं वैक्सीन जो है आपने। जफर भाई देखिए, वैक्सीन पे मैं बाद में आऊंगा। वैक्सीन, हम रोज वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं, जरा एक एक स्पेसिफिक रहते हैं। सबसे पहले किसानों की बात करते हैं। 6 महीने से देखिए, एक एक बात का जवाब दीजिए। रोहन भाई ने जो सवाल उठाए, जफर भाई एक एक करके उनका जवाब देते हैं। अगर एक साथ आप सबका जवाब देंगे तो शायद मुश्किल होगा समझना। जरा किसानों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, किसान को 6 महीने हो गए सड़क पर बैठे हैं, उनका सोल्यूशन नहीं निकल कर आया, जरा इसका जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जहां तक बात है किसान की, मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी आंकड़े उठा के देखिए, इतिहास में 1947 के बाद किसी एक सरकार ने सबसे ज्यादा किसानों के लिए अगर सोचा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा है। इसके आंकड़े हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा। लेकिन अगर ये बिल में उनको कोई भी आपत्ति है
कोई भी आपत्ति है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उसका स्वागत करते हैं। हो सकता है हमारी आंखों से कुछ चीजें चली गई होंगी। जो ये लॉ है वो एक बॉडी है, उसमें कई क्लॉजेस हैं, उनको क्लॉजेस में कहीं भी आपको कोई आपत्ति आप हमसे बताइए, हम उसको सुधार देंगे और आपसे वार्तालाप करके। लेकिन अफसोस की बात है कि आज कुछ किसान, पूरे देश के किसान नहीं, इस चावल और गेहूं वाले किसान जो है वो थोड़े से जो है धरना पे बैठे हैं। इनको ऐसा नहीं कि पूरे देश के किसानों का समर्थन है, लेकिन फिर भी मैं उनसे आग्रह करता हूं, इसलिए कि हमारे लिए अन्नदाता सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं। हम उनके सामने बराबर एक ही बात कहा है कि मैं पूरे हमारे दरवाजे खुले हैं आपके लिए, जब चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा 4 घंटे के नोटिस पे हम मिलेंगे और हम उसका समाधान निकालेंगे। एक बार उनको आने तो दीजिए कि जो बात करना चाहते हैं। लेकिन ये कहना, जो अपोजिशन के बातें जो कहना, अपोजिशन जो बार बार ये कह रहा है कि इस बिल को खत्म कर दो, ये देखिए बिल देश हित में है। हो सकता है कि कुछ चीजें किसान भाई बहनों को शायद कुछ इनके बहकावे में उनको लग रहा है कि गलत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार हम लोग कहते हैं और आज फिर से कह दोहरा रहे कि हम किसान भाई बहनों को नहीं चाहते हैं वो बैठना, बिल्कुल एक सेकंड नहीं। मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं कि वो आए, वार्तालाप करें और जो जिस चीज पे इश्यूज पे उनको डिफरेंसेस है उसका समाधान हम उनसे। चलिए जफर भाई ने जो बात कही है, रोहन भाई पहले इसका जवाब दे दीजिए संक्षेप में, फिर अगला मुद्दा उठाएंगे। किसानों पर जो जवाब दिया है जफर भाई ने, उससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए पंकज जी, अभी भी उन्होंने कहा कि बहकावे में, क्या किसान बहकावे में ऐसे अपनी जान दे देंगे? इतने किसानों की वहां पे मृत्यु हुई है, ठंड में हुई, गर्मी में हुई। आप ये क्या किसान को समझ नहीं आ रही कि उनके लिए क्या अच्छा बुरा है? अब उनकी जो इनकम है वो ही पूरी दाव पे है। जो ये लॉ आए हैं वहां पे उनकी जो एमएसपी की बात है वो खतरे में आ रही है। कहीं ना कहीं जो बड़े उद्योगपति है उनके सामने हमारे छोटे किसान को रखने की बात है, एसेंशियल कॉमोडिटी की जो बात है, ये सारी चीज किसान समझते हैं। और कोई भी संवेदनशील सरकार हो, अगर हम लोग की सरकार में होते पंकज भाई और अन्नदाता को 6 महीने से रोड पे बैठना पड़े तो दुख की बात है। किसी भी सरकार को सुलझा लेना चाहिए। और यहाँ पे बात आ रही है अहंकार की। इनका अहंकार इतना बड़ा है कि कोई भी, हमने कह दिया पत्थर की लकीर, हमने कहा आज रात से नोटबंदी खत्म, हमने कहा आज रात से जीएसटी खत्म, हमने कहा ये काले लॉ पे ठोक दिए तो खत्म, हमने कहा वैक्सीन एक्सपोर्ट करनी। इस प्रकार से ये देश नहीं चल सकता है। हमारा देश हमेशा संवाद से चला है। हमारा देश हमेशा चीजों को साथ में बैठ के डिस्कशन करके सोल्यूशन लाने देता है। इनका तरीका ही नहीं है, इनकी विचारधारा ही नहीं है। जो अंग्रेजों की विचारधारा है वो इनके वैसा थोप दो और राज करो। इस प्रकार से देश नहीं चल सकता है। किसानों को बुलाते, बात करते, आपके 3 काले कानून है जिससे किसानों को डर है नहीं, इनका अहंकार है कि नहीं जो हम जो गलत है, ऐसा नहीं होता। जो किसानों को दुगनी आय करने की बात थी, अगर किसानों का ये बुरा हाल हो रहा है तो उनकी पूरी जिम्मेदारी है और अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। उसके पहले ये शुरुआत 2014 से हो गई थी पंकज भाई, जब भूमि अधिग्रहण बिल उनको कैंसिल करना पड़ा हमारे सेशन में, तभी किसानों की जमीन चली जाती। तो ये जो सरकार का जो पूरा रवैया रहा है कि आम आदमी के खिलाफ, वो किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, ये पूरा देश जान चुका है। ऐसे नहीं होता है कि आप सिर्फ 5। चलिए, चूंकि हम 7 साल का लेखा जोखा कर रहे हैं, मैं अभी वैक्सीन और कोरोना पर आऊंगा जफर भाई, लेकिन उससे पहले जो और सवाल उठाए हैं, जो पलायन करे मजदूर हैं उनकी बात इन्होंने उठाई, महिला सुरक्षा की बात उठाई, उज्ज्वला योजना को लेकर इन्होंने सवाल उठा दिए और जो रोजगार है युवाओं को लेकर उसको सवाल उठा दिए। किसानों की बात के अलावा इस पर जरा जवाब चाहिए आपसे। मैं आपको जवाब देता हूं, एक एक करके देते हैं ताकि मुद्दे जो आप उठाए हैं उसके बारे में जवाब दें। जहां तक महिलाओं के बारे में बात है, हमने ऐसे एनवायरनमेंट बनाए, कंजीनियल एनवायरनमेंट, ताकि एक महिला को अगर कल को पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट दर्ज कराने में दिक्कत होती थी, आज उसको इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उससे के साथ अगर किसी ने अत्याचार करने की कोशिश की तो वो घबराएगी नहीं, इसलिए कि यहाँ की एक सरकार है जो महिलाओं को एम्पावर करने वाली सरकार है। यहाँ पर सरकार है जो उनके हित की रक्षा करने वाली सरकार है। इसलिए आज वो जाती हैं और जाके अपने बारे में बात करके वो दर्ज करवाती हैं। ये बहुत बड़ा चेंज है। याद रखिएगा, इससे ना कि सिर्फ क्राइम कम होगा बल्कि महिलाएं सुरक्षित भी महसूस करेंगी और एम्पावर्ड भी महसूस करेंगी। अब बात है जो आपके ये गैस कनेक्शन की बात की, अरे भाई एक गरीब से तो पूछो कि आज उसको एम्पावर, आज हमारी सरकार की फिलॉसफी है कि एक गरीब आदमी जो है वो मजबूत, अपने उसको मजबूत होने के लिए उसका हाथ थामो। हमने हाथ थामा है गरीबों का, ताकि हमारी सरकार के हाथ थामने से वो सारे वेलफेयर की स्कीम से कम वो सुरक्षित और अपने आप को महसूस करे। आज देखिए, मैं आज श्रीनगर में हूं, मैं इतने सारे लोगों से मिलता हूं, आम नागरिक से, जब तो
वो आज कहते हैं जब रात को कि जब से आर्टिकल 370 किया है, 35 ए किया है, आम नागरिक कश्मीर का अपने आप को ना खाली मजबूत बल्कि समझता है कि एक सरकार है जो कि 1947 से उसने देखा ही नहीं था कि आपने सरकार कश्मीर का जिक्र किया, 370 हटने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं वहां पर जफर भाई? दूसरा, क्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं क्या वो वहां पर आएंगे पूरे उत्साह के साथ? वहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी, रोजगार वहां पर पैदा होगा? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल 100%। इसलिए कि यहां पर ऐसे अब हालात हो गए हैं कि लोग चाहते हैं, बोलते हैं ये तो हमने कभी सपनों में, ख्वाबों में इस तरह के बारे में, उनकी आवाज को कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें जो आज हो रही हैं, इसको हमने कभी ख्वाबों में भी इस तरह का चीज सोचा नहीं था। मतलब उन्होंने कभी इस चीज के बारे में अपने सपनों में भी ऐसा नहीं था कि घर घर तक पहुंच के गैस कनेक्शन, पैसा, राशन और चलिए इस पर जरा बात कर लेते हैं रोहन भाई से। रोहन भाई, जो बात जफर इस्लाम कह रहे हैं वो खुद श्रीनगर में उन्होंने ऐसा महसूस किया, वो गारंटी दे रहे हैं कि जो उद्योगपति हैं वहां जाएंगे, उद्योग लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा, अमन शांति 370 हटने के बाद वहां पर वो खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं। इत्तेफाक रखते हैं जफर भाई की बातों से आप? देखिए, जफर भाई की आंखों पे कौन सा मोदी जी ने चश्मा पहना है मुझे नहीं मालूम है। जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है वहां के सारी रिपोर्ट आपके सामने, आतंकवादी हमले भी वहां पे अभी हो रहे हैं, और जिस प्रकार की इकोनॉमी की बात, लोगों ने वहां पे कॉन्फिडेंस गवा दिया है। ये हमेशा ये लोग वहां पे हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। अभी कश्मीरी पंडितों का रिपोर्ट आया, वहां पे रिप्रेजेंटेशन किया कि आज तक उनको अधिकार नहीं मिले। इस प्रकार की जो ऑप्टिक्स वाली चीजें हैं पंकज जी, अब नहीं चलेगी। देश की जनता है वो हिंदू हो, भारतीय की बात कर रहा हूं मैं, भारतीय को क्या मिला? इस सरकार का असेसमेंट ये होगा कि 7 साल में मेरी आजू बाजू की दुनिया है उसमें क्या परिवर्तन हुआ, क्या मेरी इनकम बढ़ी, क्या मेरा परिवार आगे बढ़ा, क्या मेरे जो मैं एक जवाब देना चाहता हूं इसमें, क्या मेरे मैं एक जवाब देना चाहता हूं। पंकज जी मुझे मौका दीजिए, बड़े अच्छी बात कही, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं बीच में नहीं बोला, आप जवाब बाद में दीजिए जफर भाई। मुद्दा यहाँ पे पंकज नहीं बोल रहा हूं, मैं तो समय मांग रहा हूं। सिर्फ ऑप्टिक्स में मानती है। मैंने आपको अभी जितने भी सवाल पूछे एक का भी कॉन्क्रीट आंसर नहीं किया। क्या किसानों की आय दुगना हुई? हाँ या ना? क्या 12 करोड़ 10 करोड़ रोजगार आए? हाँ या ना? महिला सुरक्षा में वृद्धि हुई? नहीं। अब की बार महंगाई की मार, क्या महंगाई कम हुई या बढ़ी? हाँ या ना? ये सारे सवाल देश की जनता पूछेगी ना। और जब जब भी आपदा आई है, कोरोना में मानता हूं कि ये ऐसी चीजें जो 100 साल में एक बार आती है, तो सरकार चाहती तो इसको अच्छी ढंग से इसको हैंडल कर पाती। रातों रात इसको बोलना कि नहीं कल से लॉकडाउन है, हमारे वहां पर माइग्रेंट लेबर है, एक सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा कि वो बेचारे घर तक कैसे पहुंचे। कोई अच्छा काम किया हो सरकार ने 7 सालों में रोहन? नंबर 1। नंबर 2, वो रोहन कोई अच्छा काम किया हो 7 सालों में सरकार ने? चलाएंगे, आज वो कोई चीज हमने नहीं किया। और एंटीसिपेट करने की बात है, जब सेकंड वेव तब हम विश्व गुरु बन के करते 136 कंट्री को हमने हेल्प की। और जब वैक्सीन देने की बात आई 35,000 करोड़ बजट में देने के बाद भी राज्यों को आत्मनिर्भर। रोहन, मैं वैक्सीन पर आऊंगा, मैंने आपसे कहा है कि मैं वैक्सीन पर आऊंगा, जरा इस बात का जवाब दे दीजिए। कोई 7 सालों में अच्छा काम सरकार ने किया हो वो जरा बता दीजिए। देखो, इन्होंने मार्केटिंग बहुत बढ़िया किया है, और 7 साल में 5 साल के बाद में इतनी विफलताओं के बाद भी अपने मार्केटिंग के सहारे ये लोग वापस सकते हैं। ये इनकी मास्टरी है, कैसे लोगों की आवाज दबाई जाए, किस प्रकार से लोगों को रोका जाए। जब सोशल मीडिया पे आ गए, वो आवाज कैसे दबाई जाए, उसमें माहिर है ये लोग। 18 घंटे काम करते हैं, माहिर है, पर 18 घंटे देश के लिए नहीं, सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए काम करते हैं और प्रचार के लिए काम करते हैं। तो मैं मानता हूं ये इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सत्ता बचाने के लिए आप काम करते हैं। जफर भाई, आपको एक जवाब और भी देना था। रोहन भाई, अब जरा जवाब ले लेते हैं। जफर भाई, जवाब दीजिए। देखिए पंकज जी, इन्होंने एक बात कही जो इन लोगों ने बार बार राजनीति करते कहा है कि हमें कम्युनल पेंट करके भारतीय जनता पार्टी को, खुद को, कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी का जो अपने को मानते हैं कि भाई हम ही उनके जो है सब कुछ है, जागीरदार है ना, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कुछ किया और हमें सिर्फ कम्युनल पेंट करते रहे। हकीकत एक बात मैं बताता हूं, अरे सुन लीजिए, अभी आप बीच में नहीं बोला, अरे सुन तो लीजिए, आपके आंकड़े आपके मुंह पे मार रहा हूं, आप सुन लीजिए। अब सबका जवाब दे रहा हूं, सबका। आप देखिए, मैं मुरादाबाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उत्तर प्रदेश में, देखिए पंकज जी, मैंने बीच में नहीं टोका। इनको जब इनकी पोल खोलता हूं ना तो इनको बहुत तकलीफ होती है। इनकी हकीकत इनको आईना दिखाता हूं तो इनको आईना दिखाते ही इनको तकलीफ होने लगती है। सुनिए, मैं आपको, पंकज जी ये बात सही नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा। अगर आपके बीच में रोकेंगे तो फिर मैं बोलने भी नहीं दूंगा। मैं बहुत शराफत से, इसलिए कि मेरे पास आंकड़े, मुझे कोई डर नहीं है बोलने का। आप झूठ नहीं बोल सकते क्या? अरे भाई, मैं सच बता रहा हूं तुमको,
तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं रोहन गुप्ता। जब तुम पूरे तौर से एक्सपोज हो जाते हो तो यही चिल्लाने का काम करते हो। मैं तो बड़ी शराफत से बोल रहा हूँ, आंकड़े पे बात करोगे आंकड़े पे बात करेंगे, ऑप्टिक्स से बात करोगे ऑप्टिक्स में, सब चीजें बात करने के अच्छा में बात तो करो। ये बीच में टोका टोकी क्यों कर, मैंने तो नहीं टोका। अब सुन लीजिए पंकज जी, मैं आपको पंकज जी एक बात बताता हूँ, सुन लीजिए। कितना झूठ बोलोगे आप? चलिए रोहन भाई, देश की जनता को जानती है, वो तो जानती है। देखिए रोहन जी जरा जवाब ले ले एक बार। रोहन भाई एक मिनट, जरा एक मिनट, ठीक है। आप इनका आवाज दबाइए, नहीं तो जफर भाई जरा निवेदन कर रहा हूं, आप जरा खामोश रहिए, मैं जरा नहीं बोलने दूंगा। रोहन भाई जरा सुन लीजिए अब, ठीक है ठीक है, आपकी बातें सुन ली हमने। रोहन भाई आपकी सारी बातें सुन ली, अब जरा जवाब ले लेना। देखिए बीच में वो नहीं बोल रहे तो आप भी मत बोलिए। अब जरा जफर भाई का जवाब लेने, जफर भाई एक एक करके जो वो सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दें। मैं उसका जवाब तो देने दीजिए। अब जरा सुन लीजिए। मैं तो इतना शांति से जवाब दे रहा, आपको। अरे भाई चुप तो रहो, बोलने की बीमारी हो गई क्या? चुप नहीं रह सकते? चलिए अब सुन, शांति से नहीं सुन सकते? अपनी बात कहिए जफर भाई, अपनी बात शांति से सुनो। मैं कह रहा हूं सिर्फ इतना कि देखिए इन्होंने, मैंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम करते रहते, इनकी जिंदगी इसी में चली जाती है। कुछ किया नहीं, ना मुस्लिम समाज के लिए ना किसी और समाज के लिए। आपने क्या किया वो गिनाइए। सत्ता की रोटी जफर भाई देखिए, आप इस तरह से अगर आप बोलेंगे तो फिर वो बोलेंगे। सुनिए, तो मेरा काम आप दोनों को खामोश कराना है। आंकड़े सुनने दे दीजिए। हाँ देखिए मैं ये कह रहा हूं कि सुनिए, मैं कह रहा हूं कि मुरादाबाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर, चूंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी हमारी पार्टी ने मुझे वहां पर, चूंकि हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वहां से समाजवादी पार्टी के, इसलिए वहां की जनता की सेवा के लिए और वहां पर डेवलपमेंट के काम के लिए ये हमें एक दायित्व दिया है जो हम बराबर जाते हैं। मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं, आप इससे दिमाग लगा लीजिए कि इस तरह के, और पूरे देश के आंकड़े को कोलेट करके बताते, वो भी बता के साथ में बताऊंगा। वहां पर देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे आपको गैस उज्ज्वला योजना हो, या कोई एक सरकारी वेलफेयर स्कीम को उठा के देखिए, आप देखिए बेनिफिशियरी कौन है। जो एलिजिबल बेनिफिशियरीज है उनको ही मिला है, चाहे वो किसी समुदाय के हों, किसी समाज के हों, किसी पूजा पद्धति को मानने वाले हों, किसी में किस भगवान में आस्था रखते हैं, वो नहीं, वो भारतीय हैं, एलिजिबल हैं, उनको मिलना चाहिए। आपको एक आंकड़ा देता हूं, 65%, अब एग्जैक्ट बताता हूं, 22,000 आवास योजना के अंतर्गत अभी योगी जी की सरकार ने वहां घर दिए हैं, छत, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। उसमें से 17,000 मुस्लिम समाज के हैं। ये कैसे संभव हो पाया? इनके समय कभी संभव नहीं हो पाता था, इसलिए कि हमें कोई भेदभाव नहीं करना है। हमें जाति पाति माइनॉरिटी मेजॉरिटी की राजनीति नहीं, हमें देशभक्त होकर देश की राजनीति करनी है। वैसे अगर पूरे देश का उठा लीजिए आंकड़ा, तो आपको बता रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज की आबादी 15-16 डिबेटेबल है 17%, लेकिन हर वेलफेयर स्कीम में 23, 24, 25 तक, 26 तक जाती। क्यों? इन्होंने एक कोने में डाल के गरीब मुसलमान को गरीब बना दिया इतने सालों में। आज इस सरकार उनको एम्पावर कर रही है, उठा रही है, लेकिन इनका कहा जाता है एक लिंचिंग हुआ इनके केस, इसमें अगर इस तरह के एंटी सोशल एलिमेंट ने कोई लिंच किया, चाहे वो किसी समाज का हो, किसी पद्धति का, हमने कड़ी से कड़ी सजा दी उनको, हवालात के पीछे भेजा। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसने क्राइम किया तो क्रिमिनल है। आप ना जफर भाई, दिक्कत यह है कि आप एक पॉइंट को इतना ज्यादा इलेबोरेट कर रहे हो कि वो वक्त उसी में चला जा रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स उन्होंने उठाए थे रोहन भाई ने। रोहन भाई अब जरा चूंकि वक्त कम रह जाता है, उन्होंने उठाया, अब मैं आपको बता रहा हूं। एक मिनट जफर भाई, रोहन भाई जरा एक मिनट, मेरा एक सवाल है। सवाल ये है, रैपिड एक्शन में देता हूं जवाब। मैं आऊंगा आपके पास। रोहन भाई जरा आपसे मेरा एक सवाल है। देखिए आपने वैक्सीन की चूंकि बात की, तो रणदीप सुरजेवाला जी ने आपसे कुछ देर पहले पीसी किया, तो उन्होंने कहा कि जो पहली लहर आई थी उसको सरकार ने उसमें सक्रियता दिखाई थी, यानी ये माना गया है कि पहली जो लहर थी उसको काबू में करने के लिए सरकार ने बहुत मेहनत की और काफी हद तक उस पर काबू पाया। ये बात कांग्रेस भी मानती है। दूसरी जो लहर है उसमें बहुत सारी गलतियां कर दी, ऑक्सीजन, बेड्स, ये तमाम चीजों का जिक्र किया गया। वैक्सीन को लेकर लगातार आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि वो 1 करोड़ वैक्सीन क्यों चली गई बाहर, और WHO ने भी काफी सारी वैक्सीन की इजाजत दी थी, तो क्यों नहीं उस वक्त इंपोर्ट की गई? जब इंपोर्ट करनी चाहिए थी तो एक्सपोर्ट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ और सवाल भी है, तो मैं उसका एक साथ जवाब लूंगा जफर भाई से।
बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, जो आपने पहली लहर की बात की, हाँ, मैं जब देता भी हूं। लॉकडाउन किया हम लोगों का, जब भी लॉकडाउन हुआ एक ही कहना था कि लॉकडाउन जिस तरीके से किया गया, मैंने माइग्रेंट लेबर की बात की, पहला जो वेव था उसमें माइग्रेंट लेबर का बहुत बड़ा इश्यू था। हमने उस टाइम पे भी कहा कि आप उनको विंडो देते, आप एक प्लानिंग करके उनको अपने घर पे बेच के करते, वो सरकार ने नहीं किया। उस टाइम पे भी हम ये कहते थे टेस्टिंग 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 ट्रेसिंग, ये सब हमने 6 महीने तक डिबेट की, 6 महीने तक सरकार ने नहीं किया। बाद में मोदी जी ने चालू किया कि टेस्टिंग कीजिए। देखिए मुद्दा यहाँ पे क्या है, जब हम पहले वेव से गुजर के हम लोग नॉर्मल हो रहे थे, मैं अक्टूबर नवंबर की बात कर रहा हूँ, सारा वर्ल्ड में दूसरा वेव आ चुका था। तब जो वैक्सीन के ऑर्डर हमको देने चाहिए थे, ये सरकार ने वैक्सीन के ऑर्डर नहीं दिए। आज हमारे पास इंडिया इज अ वैक्सीन कैपिटल, हम चाहते तो वैक्सीन का ऑर्डर एडवांस में देके पूरे देश को मई तक इनोकुलेट कर सकते थे जब सेकंड वेव आया, पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका जवाब देना हमने जरूरी 6 है, करोड़ पंकज वैक्सीन भाई। तब आ रहा हूं मैं एक्सपोर्ट आपके की, पास। जब अप्रैल में हमने 6 करोड़ वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी, जब देश में सिर्फ 5 करोड़ वैक्सीन लगी थी। कहीं ना कहीं पंकज भाई इनको जो सेकंड वेव का एंटीसिपेशन था, गलती होती है मान लेते, देश उनके साथ चलता। अरे रोहन भाई, ये लोग नहीं कर पाए। 135 करोड़ का देश है, चलिए वो 6 करोड़ भी मैं जोड़ लेता हूं, 22 करोड़ हो गया, 28 करोड़ हो जाता, बिल्कुल। तब भी इतनी बड़ी जो आबादी है उसको नहीं लग पाता ना। मैं आपको वही बोल रहा हूं। और अब अगर 22 करोड़ को वैक्सीन हो गया है, तो यानी ये भी तो एक तरह से उपलब्धि कही जा सकती है। ये अपने आप तो हो नहीं गया काम। जब तक देखिए ये रोग, मैं जवाब देता हूं इनको। और अभी तक 2 कंपनीज जो थी, 2 वैक्सीन हमारे पास थी, स्पुतनिक आ गया है, अब धीरे धीरे और वैक्सीन भी आएंगी। खत्म करने दी जाए, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। देखिए ये ऐसी महामारी मैं है, जवाब जब देता तक हूं। पूरे देश को देखिए, वैक्सीनेट नहीं किया जाए तब तक आप इसमें से नहीं छूट सकते हैं। पहले वेव के बाद में जो वैक्सीनेशन ठीक होना चाहिए, आज दूसरी वेव खत्म होने के लग रही है, तब हम सिर्फ 3% भारतीयों को वैक्सीनेट कर पाए। तीसरी वेव भी आएगी, चौथी आएगी, कब तक चलेगा? अगर हमने ठीक से प्लानिंग किया होता, वैक्सीन को एक्सपोर्ट करने की जगह पे अगर हमने हमारे देश में पंकज जी, मुझे भी जरा मौका दीजिए ना। अगर ये 2 महीने में लगी होती तो ये हाल नहीं होता। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन वो जाने दीजिए। क्या आपको लगता है कि महामारी के समय में राज्यों के ऊपर छोड़ देना ठीक बात है? 35,000 करोड़ में से सिर्फ 5,000 करोड़ यूज हुए हैं, 30,000 करोड़ से आप बाहर से वैक्सीन ले आते। बात यहाँ पे कौन सी कंपनी है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां से भी वैक्सीन मिलती केंद्र सरकार उसको प्रोक्योर करती, राज्य सरकारों को उसको देती, जिससे हर ठीक है, अब हमने आपकी बात सुन ली रोहन भाई। कोविड वैक्सीन को डिजास्टर बताया है विपक्ष ने, और लगातार वो सवाल उठाता रहा है इस चीज को लेकर। जफर भाई देखिए, बहुत जल्दी मैं जवाब दूंगा। मैं बहुत सारे, चूंकि समय का अभाव है इसलिए मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि इनके कई लीडर और विपक्ष के कई लीडर, ये इसको बीजेपी का वैक्सीन 2024 से पहले नहीं आएगा, बाहर की वैक्सीन, ये 1000 तरह के नेगेटिव कमेंट्स किए, जिसकी वजह से हेजिटेंसी भी थी। लेकिन इन्होंने कहा था कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो है पहले 61%, बाद में 81% हो गया, जो कि फ्यूचर प्रोडक्शन जो है जो होने वाला था उसको बुक कर लिया। इस देश के सरकार ने किस तरह से अरेंज किया है, ये अपने आप में एक आप जो है मतलब आप केस स्टडी हो सकता है कि कैसे हमने अपने देश के नागरिक को सुरक्षित बनाने के लिए यहां पर वैक्सीन जो है प्रोडक्शन किया, और इतनी मात्रा में अब कर रहे हैं कि दो पूरे देश की संख्या आबादी को भी वैक्सीनेट करेंगे, उसके बाद भी 1 करोड़ सरप्लस बनेगा। लेकिन ये बार बार जो उठाते बात कि इनको पता रहना चाहिए, पढ़े लिखे आदमी रोहन भाई, इसलिए पता रहना चाहिए कि राहुल बाबा नहीं बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, तो इनको पता होना चाहिए कि भाई हमने एक्सपोर्ट किया था इसलिए कि ये ऑब्लिगेशन थी हमारी, हमें रॉ मटेरियल बाहर से आता है। जफर भाई अपना बताइए ऑब्लिगेशन का। रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल बाहर से, उसके लिए ऑब्लिगेशन है, वो ऑब्लिगेटरी, अगर वो हमको रॉ मटेरियल आज ना दे, पूरी दुनिया ये डिसाइड कर ले कि हम रॉ मटेरियल हिंदुस्तान को नहीं देंगे, तो क्या राहुल बाबा अपने घर से पैदा करेंगे? ये भी तो सोचिए। आपको देश बाहर नहीं सब, और हमें जो अपने बगल में जो रहते हैं पड़ोसी देश, उनकी चिंता भी हम ही को करनी है। अगर वहां पर महामारी हो तो देश में महामारी भी आएगी, ये भी जान लीजिए। और इसलिए जरूरी है कि आपको इस इश्यू में रहते हैं तो सब चीज का ध्यान देकर चलना पड़ता है। और उसके बाद जब हमने बाद में रिक्वेस्ट कर लिया कि हमें आने दीजिए यहाँ पर रॉ मटेरियल, लेकिन इस देश की जनता को ज्यादा जरूरी है, तो हम पहले इनको देंगे, बाद में आपको एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो भी मान गए लोग। लेकिन आपकी राजनीति जो है चमकाने की जो कोशिश है पूरे तरह से विफल हो गई। इसलिए कि आप लोगों ने सोचा था 2024 तक वैक्सीन ही नहीं आएगा। अरे भाई, वैक्सीन तो हमने 3 करोड़ 5 करोड़ जो आप बोलते हैं उतना क्या, उससे ज्यादा तो
तो हमें वापस बाहर की दुनिया से आ गया, जो हमने बनाया भी नहीं है। आज हमें अमेरिका ने 6 करोड़ वैक्सीन दी, ये हमारी कूटनीति का अंजाम है कि हमें अमेरिका ने 6 करोड़ वैक्सीन दी। उसी तरह से हमें रशिया भी दे रहा है। जफर भाई, रोहन भाई, एक मिनट, हमारे साथ एक मिनट जरा मेरी बात सुन लीजिए। जफर भाई जरा ये जवाब दीजिए, 10 सेकंड आखिरी 2 मिनट मेरे पास है। जफर भाई जरा ये जवाब दीजिए, कब तक आपको लगता है, कब को आपको लगता है, एक मिनट रोहन भाई जरा आखिरी 2 मिनट है। मैं आप दोनों के कमेंट्स लेना चाहूंगा। रोहन भाई जरा 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट जरा, ठीक है रोहन भाई जरा 1 मिनट। जफर भाई जवाब दीजिए, कब तक आपको लगता है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? यानी 135 करोड़ का देश है, क्या कोई टारगेट जो है वो क्या है, कब तक ये पूरा होगा? मैं आपको बता रहा हूं, एग्जैक्ट नंबर दे रहा हूं आपको। देखिए 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन जो है इस दिसंबर तक, जितनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी का शेड्यूल है भी हमारे पास, उसके बेसिस पे 3 करोड़ 10 लाख वैक्सीन बनेगी दिसंबर 31 तक। उसमें से 2 करोड़ 16 लाख हमारे देश में खपत हो जाएगा। उस 2 करोड़ 16 लाख से पूरे देश की जो है जनता जो है बिल्कुल आंकड़े ठीक कीजिए। 2021 में अभी कैसी कितनी दुनिया कैसी कंट्री है जो रोहन बाबा और उनके जो बाबा है उनके जैसे है, जो अपने देश के बारे में उनको पता ही नहीं वैक्सीन आएगा कि नहीं, वहां वैक्सीन का कोई डिस्कशन भी नहीं। इस देश में देश की जनता जानती है किस तरह से हमने इस वैक्सीन को देश ने प्रोडक्शन शुरू किया है और सारे लोगों को यहाँ लेकर आए ताकि देश जो है सुरक्षित महसूस करे। अरे भाई कहां से आंकड़े दे रहे हैं? ये आपके घर वाले राहुल बाबा के आंकड़े नहीं दे रहे, प्रोडक्शन शेड्यूल के आंकड़े दे रहे हैं, जो आपको कभी महसूस तो हो कि देश अपना है। आपको तो सिर्फ एक ही है कि नकारात्मक पॉलिटिक्स करनी है। आपको कभी अच्छी पॉलिटिक्स नहीं, सुबह उठे एक ट्वीट कर दिया नेगेटिव, यही तो आपकी राजनीति रह गई है। जफर भाई 1 मिनट जरा, जब आप आंकड़े गिना रहे हैं तो शायद आपसे गलती हुई है। 1 मिनट रोहन भाई, आपने 2 करोड़ बोला या 200 करोड़ बोला? 1 मिनट जरा जफर भाई जवाब दीजिए। 1 मिनट रोहन भाई जरा सुन ले, आपने शायद नंबर देने में शायद आपसे गलती हुई है। जरा ये बताइए, आपने 2 करोड़ बोला है 200 करोड़ बोला है? 216 करोड़ बोला। 216 करोड़ 310 करोड़ बोला और 216 करोड़। अरे आप जरा रिवाइंड कीजिए, 216 करोड़ बोल रहा हूं मैं। चलिए उनसे गलती हो गई है रोहन भाई, चलिए उनसे गलती हो गई होगी। आप इस पे आपने शायद 200 करोड़ को 2 करोड़ बोल दिया था, इसीलिए वो सवाल उठा रहे थे। बच्चों जैसा मत डिबेट करो रोहन भाई चलिए उनसे टंग स्लिप हो गया होगा। हो सकता है 2 करोड़ 216 करोड़ 216 करोड़ बोला है। अगर ऐसा लगा कि मैंने 2 करोड़ 16, ठीक है, मैं गलती को सुधारते हुए 216 करोड़ और 310 करोड़ ये देश की जनता पूरी, अगर बेसिक IQ होता तो आप समझ जाते कि ये देश की पूरी जनता की बात कर रहे हैं। अरे 1 मिनट जरा, दोनों लगातार बोलेंगे तो दिक्कत होगी। रोहन भाई आखिरी कमेंट आपका, रोहन भाई आखिरी कमेंट आपका। 216 करोड़ की बात कर रहे हैं जफर भाई, इस पर जवाब दीजिए आप। आपको लगता है कि ये पॉसिबल हो पाएगा? अरे इनका बेसिक जफर भाई प्लीज दिमाग इनको सिर्फ नेगेटिव कमेंट करना आता है। अरे भाई 216 हो सकता है गलती बोल दिया हो, 216 उसको सुधार दिया, हर महीना उसको। अगर पूरे देश की जनता के बारे में बात करें तो क्या 2 करोड़ 16 लाख इतनी समझ तो होनी चाहिए। इससे कम समझ वाले लोगों को नहीं मानना देगा भाई। अपने राहुल बाबा को मत फॉलो कीजिए, वो सुबह उठते हैं उनको एक ही चीज लगता है कि देश में जो है देशवासियों को भ्रमित करेंगे अपने पर्सनल हित में बोलते हैं। देखिए मालूम होना चाहिए 2 करोड़ 16 लाख और 216 करोड़ में क्या फर्क होता है। अरे नेशनल डिबेट में एक आंकड़े में। चलिए मेरे पास इतना ही वक्त था रोहन भाई, 216 करोड़ बोला था, वो टंग स्लिप हुआ है, उनसे वो बात मान रहे हैं। कम से कम वो बात अगर अपनी गलती मान रहे हैं तो आपको भी ये बात मान लेनी चाहिए। उन्होंने जब वो नंबर आपको बताया तो उनसे वो गलती हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, रोहन भाई और जफर भाई, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुरुक्षेत्र में हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।